गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा उसी को आगे कंटिन्यू करना है, मैकेनिज्म ऑफ फूड डाइजेशन। लास्ट पार्ट में हमने स्टमक तक पढ़ लिया था। स्टमक में जो हमारा फूड है वो पार्शली डाइजेस्ट हो गया है, वहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका है। और प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए वहाँ पर कौन सा एंजाइम था? पेप्सिन प्रेजेंट था। वहाँ पर जैसे ही फूड यहाँ पर स्टमक में आया था, गैस्ट्रिक ग्लैंड एक्टिवेट हो गई थी, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कर दिया था जिसमें HCl, पेप्सिन और म्यूकस था। इनके फंक्शन हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब इसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि स्टमक से जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स आप पढ़ चुके हो। कौन कौन से हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम जो यू शेप पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है जो कॉइल्ड नहीं होता। उसके बाद जेजुनम एंड इलियम जो कॉइल्ड पार्ट होता है। जो जेजुनम है वो मिडल पार्ट होता है, तो ये वाला पार्ट जो है वो है जेजुनम। जेजुनम जो कि मिडल पार्ट है और इलियम जो कि लास्ट पार्ट है। तो जेजुनम और इलियम हाईली कॉइल्ड पार्ट है, ठीक है। और ड्यूडेनम जो अनकॉइल्ड पार्ट है और ये यू शेप स्ट्रक्चर होता है। फूड जो है वो स्टमक से ड्यूडेनम के अंदर एंटर करता है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड। तो फर्स्ट पार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम। अब जैसे ही फूड यहाँ से ड्यूडेनम में आता है, मैंने आपको बताया था कि हर जगह स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। उस स्फिंक्टर का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि जो स्टमक है उसका लास्ट पार्ट जो है वो कहलाता है पाइलोरिक, इसलिए इस स्फिंक्टर का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। यानी फूड जो है वो स्टमक से अगर ड्यूडेनम में आ गया है तो वापस स्टमक के अंदर नहीं जाएगा, ये गेट की तरह से बंद हो जाएगा। अब ड्यूडेनम क्या क्या चीजें रिसीव करेगा? ड्यूडेनम 3 चीजें रिसीव करता है। एक रिसीव करता है लिवर से, एक रिसीव करता है पेनक्रियास से और तीसरा रिसीव करता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं उनको हम पहले देख लेते हैं। लिवर, सबसे पहले लिवर। लिवर जो है हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है और इसका सिक्रीशन क्या होता है? बाइल। इसके सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं? बाइल। तो लिवर क्या सिक्रीट कर रहा है? बाइल। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, बाइल सिक्रीट करती है और ये टेम्परेरीली स्टोर हो जाता है किसके अंदर? गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। गॉल ब्लैडर के अंदर टेम्परेरी स्टोर होता है जब तक कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो लिवर सिक्रीट करता है बाइल, बाइल स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में जब तक कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और जैसे ही फूड जब यहाँ पर पहुँचता है ड्यूडेनम में, ये बाइल यहाँ से कहाँ पहुँचेगा? ड्यूडेनम में। तो पहले हम बाइल की बात कर लेते हैं कि बाइल का फंक्शन क्या है। बाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? पहला, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल का मेन काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स है उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देना ताकि जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो इजीली वर्क कर सके। अगर बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे तो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम उस पर इजीली वर्क नहीं करेगा। बाइल क्यों इंपॉर्टेंट है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन, क्रिएट्स एल्कलाइन मीडियम। क्योंकि आपने देखा था यहाँ पर कौन सा मीडियम था? एसिडिक। किसने क्रिएट किया था? HCl ने। पर यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट हैं? पेनक्रियास के अंदर, पेनक्रियाटिक जूस में। वो वर्क करते हैं एल्कलाइन मीडियम में, वो एसिडिक मीडियम में वर्क नहीं करेंगे। तो उनको एल्कलाइन मीडियम देने का काम कौन करेगा? बाइल। तो बाइल के पास कोई एंजाइम नहीं है, बट ये 2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक, क्रिएट्स एल्कलाइन मीडियम, दूसरा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स यानी ब्रेकिंग ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ताकि लाइपेज उस पे यानी फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसका नाम है लाइपेज वो इजीली उसको ब्रेक कर सके। इसीलिए स्टमक में जो प्रेजेंट था लाइपेज वो वर्क नहीं कर पाया क्योंकि वहां पर इमल्सिफिकेशन नहीं हुआ था। इमल्सिफिकेशन को आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो एक ग्लास लो, ठीक है, और उसमें वाटर है और उसमें कुछ आप ऑयल ड्रॉपलेट्स डाल दो,
और ये ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है वो वहीं पर रहेंगी। इतनी बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स हैं, आप उनको कैसे भी ब्रेक करना चाहोगे, कितना भी शेक करोगे, वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में टूट जाएंगी पर वापस आके जुड़ जाएंगी। पर अगर यही काम ऐसा करो कि आप उसमें सर्फ डाल दो, और जब वो सर्फ डाल दोगे तो वो अपने आप से डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो काम यहाँ पर सर्फ कर रहा है ऑयल ड्रॉपलेट्स को ब्रेक करने का काम, वही काम यहाँ पर बाइल करता है हमारी बॉडी में कि उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। क्योंकि अगर कोई एक मॉलिक्यूल इतना बड़ा है और उस पर एंजाइम को वर्क करना है तो वो उसको करना ठीक आराम से नहीं कर पाएगा वो एंजाइम, पर अगर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होंगी तो एंजाइम इजीली उसके ऊपर वर्क कर सकता है। तो इसलिए फैट को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो आपको एमल्सिफिकेशन समझ में आ गया कि अगर हम वैसे करेंगे तो वो ब्रेक नहीं होगी, पर अगर हम उसके ऊपर अगर पानी में जो हमने ऑयल डाला है उस पर हम सरफ डाल देंगे तो आप देखना कितनी जल्दी वो डिसॉल्व हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। तो वही काम हमारी बॉडी में, जो हम खाना खाते हैं, हमने जो खाने में घी बटर ऑयल खाया है वो फूड के साथ जब यहाँ पहुँचता है तो उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सके। तो वो काम कौन कर रहा है? बाइल, पर इसके पास कोई एंजाइम नहीं है। ये दो इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किए। तो अब ये आ कैसे रहा है? देखो यहाँ से ये जो बाइल है वो यहाँ से आया, यहाँ पर देखिए इसकी डक्ट आ रही है जिसको बोलते हैं कॉमन डक्ट। ये मैं थोड़ा रफ कर देती हूँ एमल्सिफिकेशन वाला पार्ट ताकि आपको ये समझा दूँ। देखिए यहाँ से जो ये बाइल आ रहा है, यहाँ पर ये देखिए डक्ट है, ये बाइल डक्ट है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर ये बाइल डक्ट है। ये पेनक्रियास की डक्ट और ये बाइल डक्ट और पेनक्रियास की डक्ट ओपन हो रही, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं और ये कॉमन डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में ओपन होती है। तो ये जो कॉमन डक्ट है इसका नाम क्या हो जाता है? हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट क्यों नाम आया? जहां पर भी स्टूडेंट ये हिपैटो वर्ड आता है इसका मीन्स क्या होता है? लिवर, लिवर से रिलेटेड। हिपैटिक सेल्स किसकी होती है? लिवर की सेल। तो हिपैटो वर्ड किससे रिलेटेड है? लिवर से। तो लिवर की डक्ट आ गई यहाँ से, जो गॉल ब्लैडर की आ रही है तो होगी हिपैटिक, यहाँ से पेनक्रियास इसके साथ जुड़ रहा है। तो ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के फॉर्म में ड्यूडेनम में ओपन होते हैं। तो लिवर से आता है बाइल और पेनक्रियास से आता है पेनक्रियाटिक जूस। ये दोनों चीजें कहाँ चली जाती हैं? ड्यूडेनम के अंदर। और तीसरी चीज क्या जाएगी ड्यूडेनम में? जो इसमें इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं वो भी अपना जूसेस इसके अंदर डालेंगी। तो बाइल का फंक्शन हो गया हमारा। अब हम देखते हैं पेनक्रियास क्या सिक्रीट कर रहा है। लिवर हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पेनक्रियास ने क्या सिक्रीट किया। पेनक्रियास ने भी सिक्रीट किया पेनक्रियाटिक जूस। ये सिक्रीट करेगा पेनक्रियाटिक जूस, और उस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 एंजाइम हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, लाइपेज और तीसरा है एमाइलेज। 3 हो गए। एमाइलेज आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कहाँ पे था? माउथ में, जहां पर हम इसको बोल रहे थे सलाइवरी एमाइलेज। किसको डाइजेस्ट कर रहा था? कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को। ट्रिप्सिन, इससे रिलेटेड आपने एक नाम पढ़ा है पेप्सिन। पेप्सिन जिससे मैंने पेप्सिन से रिलेट कराया था, स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिंग। तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, तो ये भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग। अब बात किया लाइपेज, लिपिड, ऐसे याद रखो, फैट लिपिड, लिपिड LIP रिलेट कर लो, लिपिड और फैट, तो क्या हो गया? लाइपेज, ठीक है। तो अब हम पहले देखते हैं इनका फंक्शन। ये नहीं, 3 एंजाइम्स किसमें आ गए? पेनक्रियाटिक जूस के थ्रू ड्यूडेनम के अंदर पहुंच गए। तीसरा इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इसका भी जूस आता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो सिक्रीट करती है उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, और इस इंटेस्टाइनल जूस को हम सकस एंटेरिकस भी बोलते हैं। सकस एंटेरिकस, इंटेस्टाइनल जूस या सकस एंटेरिकस। और इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स, फाइनल डाइजेशन के लिए, जो फाइनल ब्रेकडाउन के लिए इसके अंदर भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम उनको डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं। ये तीनों एंजाइम्स आपको याद रखने हैं। ट्रिप्सिन का मैंने आपको बता दिया, कैसे याद करोगे? P पहले आता है तो पेप्सिन पहले आएगा, T बाद में आता है तो ट्रिप्सिन बाद में आएगा। पेप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग, लिपिड LIP को रिलेट कर लो लाइपेज से, और एमाइलेज आप पहले भी पढ़ चुके हो, स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं इनके डाइजेशन पे, कि डाइजेशन में कौन कौन सी प्रोसेस हो रही हैं। तो पहले हम बात करते हैं अगर स्टार्च की, तो माउथ के अंदर भी क्या हुआ था? एमाइलेज ने स्टार्च को कन्वर्ट किया था। यहाँ पर भी जो स्टार्च बच गया है उसको एमाइलेज क्या करेगा?
कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, माल्टोज, माल्टोज यानी डाइसेक्राइड, पहले भी बन चुका है। अब इसको, ये तो हो गया पेंक्रेटिक जूस का एंजाइम, ये पेंक्रेटिक जूस का एंजाइम है। अब ये जो माल्टोज बन गया है ये फाइनली किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज ये बनने चाहिए। तो इसमें 3 तरह के डाइसेक्राइड्स होते हैं, माल्टोज आता है, किसी से सुक्रोज आता है, किसी से लैक्टोज आता है, लैक्टोज जैसे मिल्क में होता है, तो सुक्रोज, माल्टोज, तो ये 3 तरह के डाइसेक्राइड्स हैं। डाइसेक्राइड्स मतलब आपको पता है कि यहाँ पर डाई का मतलब क्या होता है 2, सेक्राइड मतलब शुगर, यानी 2 शुगर के मॉलिक्यूल यानी 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इसमें जुड़े हुए हैं। अभी ये फाइनल कन्वर्जन नहीं हुआ। तो अब इंटेस्टाइनल ग्लैंड का जो जूस आया है उसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है, तो माल्टोज है, तो माल्टोज को कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम का नाम है माल्टेज, ASE लगा दो लास्ट में, सुक्रोज सुक्रेज ASE लगा दो, लैक्टोज लैक्टेज, तो ये फाइनली कन्वर्ट कर देगा। आपके सिलेबस में इतना नहीं है, आपको खाली इतना ही याद रखना है कि एमाइलेज, और एमाइलेज ने क्या किया और इंटेस्टाइनल जूस ने मिलकर फाइनली उसको कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में। आप इतना भी लिख सकते हैं क्योंकि 10th में इतना ही है कि एमाइल स्टार्च कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय एमाइलेज एंड इंटेस्टाइनल जूस एंजाइम्स। तो इंटेस्टाइनल जूस के जो एंजाइम्स है वो कौन से हैं, माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज। मैं एक को कन्वर्जन आपको बता देती हूँ, जैसे माल्टोज है तो माल्टोज को कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम है वो कौन सा हो गया, माल्टेज, एज लग गया लास्ट में, और ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी मोनोसेक्राइड बन गया, 2 मॉलिक्यूल में टूट गए, डाइसेक्राइड था, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बन गए, तो फाइनल प्रोडक्ट बन गया, और ये किसका एंजाइम है, इंटेस्टाइनल जूस का। तो फाइनली जो था स्टार्च वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, यानी फाइनल प्रोडक्ट बन गया जो कि इजीली अब्सॉर्ब हो सकता है। अब ये तो हो गया शुगर का, यानी आप खाली ये भी लिख सकते हैं कि स्टार्च एमाइलेज कन्वर्ट कर देता है उसको ग्लूकोज में। ये आप नहीं याद करना चाहें तो नहीं कर सकते, बट मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। नेक्स्ट अब देखते हैं प्रोटीन का डाइजेशन, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। अब नेक्स्ट आ जाता है प्रोटीन का डाइजेशन। तो प्रोटीन का डाइजेशन हम देखते हैं कि प्रोटीन पहले हमारा स्टमक में डाइजेस्ट हुआ था, उसके बाद भी जो प्रोटीन बच गया है वो प्रोटीन प्रोटियोसिस, प्रोटियोसिस बन गए थे, पेप्टोन्स बन गए थे, ये हमारे बन गए थे कहाँ पर, स्टमक के अंदर। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम है उसका नाम है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। ये किसमें कन्वर्ट कर देते हैं इसको, डाईपेप्टाइड्स, डाईपेप्टाइड्स के अंदर, डाई का मतलब हो गया 2 मतलब 2 अमीनो एसिड इसमें जुड़े हुए हैं, अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना। तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए किस जूस में एंजाइम है, इंटेस्टाइनल जूस में। तो डाईपेप्टाइड्स को कन्वर्ट करने के लिए ट्रिप्सिन किससे आया है, पैंक्रियाटिक जूस से। तो डाईपेप्टाइड्स को कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम है उसका नाम है डाईपेप्टिडेज, एज लगा दिया लास्ट में, डाईपेप्टिडेज। तो जैसे ही जहां पर भी एज लग जाता है लास्ट में वो एंजाइम हो जाता है, बन गया अमीनो एसिड, फाइनल प्रोडक्ट, यानी प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, अमीनो एसिड। तो डाईपेप्टाइड्स को डाईपेप्टिडेज ने अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया, यानी प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट बन गया अमीनो एसिड। तो ये डाईपेप्टिडेज किसका एंजाइम है, इंटेस्टाइनल जूस का। तो फाइनली प्रोडक्ट बन गया प्रोटीन से अमीनो एसिड। अब तीसरा बच गया लाइपेज। तो लाइपेज क्या है, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। फैट डाइजेस्टिंग के लिए आपको एक ही नाम याद रखना है, लाइपेज। तो पैंक्रियाटिक जूस में भी वही है और इंटेस्टाइनल जूस में भी वही है। तो फैट कौन सा, इमल्सिफाई, क्योंकि इमल्सिफाई नहीं होगा तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इमल्सिफाइड फैट को कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम का नाम क्या है, लाइपेज। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो इंटेस्टाइनल जूस का भी एंजाइम लाइपेज है और पैंक्रियाटिक जूस का एंजाइम का नाम भी लाइपेज है। तो फाइनली इंटेस्टाइनल जूस और पैंक्रियाटिक जूस दोनों से लाइपेज निकलेगा और फाइनली इसको कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो तीनों के फाइनल प्रोडक्ट क्या बने, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स के फाइनल प्रोडक्ट बन गया ग्लूकोज, और प्रोटीन का बन गया, प्रोटीन का क्या बन गया अभी, अमीनो
एसिड और फैट का बन गया फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, यानी पूरा फूड डाइजेस्ट हो गया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और अब आपको पता है कि जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो उसको कौन लेके जाएगा, जो है कहाँ पर इसका अब्जॉर्प्शन हो गया, यानी कंप्लीट डाइजेशन भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कंप्लीट अब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन के लिए क्या प्रेजेंट है, विलाई प्रेजेंट है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमें इस तरह से इसकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, और इसकी जो सेल्स होती हैं वो सेल्स पे भी ऐसे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होती है, ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस किसके लिए, ये क्या है, ये है विलाई और ये है माइक्रो विलाई, विलाई एंड माइक्रो विलाई, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो इस पे क्वेश्चन आता है कि विलाई क्या है, कहाँ प्रेजेंट है एंड व्हाट इज फंक्शन ऑफ विलाई। तो विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो सारा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, जेजुनम में एंड इलियम में। सबसे ज्यादा जो फूड का अब्जॉर्प्शन है वो जेजुनम और इलियम में होता है। उसको करने के लिए यहाँ विलाई एंड माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, और यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, और एक लिम्फ वेसल होती है जिसको बोलते हैं लैक्टियल, जो फैट के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो फैट का अब्जॉर्प्शन कौन करता है, लिम्फ वेसल, जिसका नाम है लैक्टियल, लिम्फ वेसल, क्योंकि फैट को ये लिम्फ वेसल ही अब्जॉर्ब करके ब्लड में ट्रांसपोर्ट करती है। और बाकी सबके लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल, जो पूरा अब्जॉर्ब करके और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देती है। यहाँ क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल। तो पूरा जो फूड है वो अब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड वेसल के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, पर फैट जो अब्जॉर्ब हुआ है वो फैट को कौन लेके जाएगा, लिम्फ वेसल, लैक्टियल। लिम्फ क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो लिम्फ के थ्रू यानी लैक्टियल के थ्रू ये ब्लड में जाएगा और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा। और ये हो गया अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन के बाद क्या होना है, एसिमिलेशन यानी यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। तब ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हुआ, हर एक सेल के पास जाएगा, सेल इसको अब्जॉर्ब करेगी, वहां से उसको यूटिलाइज करेगी, अब्जॉर्ब तो हो चुका, उसको यूटिलाइज करेगी यानी उसके ब्रेक डाउन से एनर्जी लेगी, अपने जो रिपेयरिंग है रिपेयरिंग करेगी, नई सेल्स फॉर्मेशन करेगी। तो जहाँ पर भी जिसकी रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा करेगी, यूटिलाइज करेगी। उसके बाद हो गया इजेशन यानी अनडाइजेस्टेड फूड। तो अब्जॉर्प्शन हो चुका है, यूटिलाइजेशन हो गया। अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होगा, जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, इसका फर्स्ट पार्ट है ये सीकम, सीकम, और ये आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रही है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स क्या होती है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये जो हर्बीवोर्स हैं जिनके अंदर सेलुलोज का डाइजेशन होता है वहाँ पर वर्किंग होती है, हमारे अंदर ये वेस्टिजियल ऑर्गन है क्योंकि हमारे अंदर सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता। तो सीकम, ये कोलोन है, कोलोन यानी ये इसका सेकेंड पार्ट है कोलोन। तो यहाँ पर फूड पहले ऊपर जाएगा, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। तो इसके अंदर भी विलाई प्रेजेंट होती है। यहाँ पर विलाई क्या करेगी, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को अब्जॉर्ब करेगी ताकि अनडाइजेस्टेड फूड को सॉलिडिफाई कर सके। तो यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड सारा जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आया यानी सीकम, कोलोन में आया, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। यहाँ पर विलाई वाटर को अब्जॉर्ब करके सॉलिडिफाई करेगी, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रेक्टम में स्टोर कर देगी, और रेक्टम से ये एनस के थ्रू बाहर इजेस्टेड आउट हो जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर भी एनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जो कि अगर एनल स्फिंक्टर नहीं होगा तो ये अपने आप से इजेस्टेड आउट होता रहेगा। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर स्फिंक्टर होता है, जब इसको रिमूव करना होता है तो एनल स्फिंक्टर ओपन हो जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो आपको ये सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।